Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and we are doing lecture 8 coming of Europeans. We have already done Portuguese and Dutch in lecture number 7 as part 1 of coming of Europeans, and in this we will be doing English, French and others. Before I proceed ahead, I must tell you that you must see earlier lectures if you want to better appreciate and better understand this lecture series, and this will also help you in remembering it and clearing your exams also if you have seen the whole of the series rather than one secluded lecture. And we are done with Mughals, Marathas, all the local states, and with this we'll finish off coming of Europeans. Now moving ahead, you can see the link above for the other videos. So we'll move ahead now. Now let's talk about English in India. Now English were the third people to come to India. First were Portuguese, then came Dutch, and then came English. So what happened at this time? Company, we'll talk about company and we'll talk about the factors and how Portuguese were ousted at this time, right? Now let's begin with the first step. Now this is 1599. English Association Company to trade with East was formed under a group of merchants known as the Merchant Adventurers. तो सबसे पहले 1599 में तो इस टाइम पर क्या हुआ, एक कंपनी बनी जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचरर्स. ठीक है जी. अब इनका क्यों बनी थी, ये क्या करना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे ईस्ट के साथ. आपको मैं सारी कहानी बता चुका हूं कि ये ट्रेड करने क्यों आए. देखिए, अगर आपको ये लेक्चर समझना है, आई अगेन टेल यू, आपको लेक्चर 7 देखना बहुत जरूरी है. उसकी खास करके जो शुरू वाला पार्ट है इस लेक्चर को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए. फिर क्या हुआ, ऑन 31 दिसंबर इन 1600 क्वीन एलिजाबेथ वन, उस टाइम पर जो महारानी है वहां की, उसने क्या किया, शी इशूड अ चार्टर इनकॉर्पोरेटिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका ये भी पूरा नाम क्या था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज. गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज. गवर्नर एंड कंपनी, मस्ट रिमेंबर दिस नेम एग्जैक्टली. पेपर में कई बार ये एग्जैक्ट नेम पूछ लिया जाता है कि चलिए बताइए कि एग्जैक्ट नेम क्या था, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस डाल के पूछ लेंगे वो आपसे. राइट नाउ with this, right now Queen Elizabeth is there. Now third thing, exclusive privilege to trade in east of Good Hope for 15 years, right? Cape of Good Hope बनी हुई है, तो उसके ईस्ट की तरफ यानी कि इंडिया की तरफ जो ट्रेड करने का एकमात्र राइट, मोनोपोली दे दी गई. किसने किसको दे दी ये मोनोपोली? वहां की क्वीन ने चार्टर इशू करके एक कंपनी को दे दी जिसका पहला नाम मर्चेंट एडवेंचरर्स था और फिर उसका नाम हो जाता है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज. अब ये जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, मतलब इसके शेयर इशू हो रखे थे. इसके अंदर 24 डायरेक्टर थे कंपनी के. ठीक है जी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन्हें कहते हैं. हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा था काफी डिटेल में जाके नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स. इस लेक्चर के अंदर अभी आपको इतना जानना है कि इसके अंदर 24 डायरेक्टर्स थे, जो कि एनुअली कौन इलेक्ट करता था, जनरल कोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते थे. ठीक है जी. एंड व्हाई वाज दिस कंपनी मेड? जस्ट वन मोटिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. Their whole effort was focused on profit. Now here is a change. Earlier there was focus on so many other things, God, glory and gold. Here the focus is on gold, यानी कि profit. ज्यादा फोकस इस पर है. हालांकि गॉड और ग्लोरी को भी यूज किया जाएगा. इफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड, ये मैंने इस 7th लेक्चर के अंदर काफी डिटेल में इसके बारे में बात की है. इसका अब कंपनी पेड वेरी लो सैलरीज टू इट्स एम्प्लॉइज, बट एम्प्लॉय अलाउड देम टू कैरी देयर ओन प्राइवेट ट्रेड विद इन द कंट्री, while trade between Europe and India remained privilege of the company. कंपनी अपने नौकरों को बहुत कम तनख्वाह देती थी, लेकिन उनको कहती थी आप इंडिया के अंदर लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, यानी कि आप अपना आपस में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड नहीं कर सकते. वो अधिकार सिर्फ कंपनी का है. राइट नाउ दिस वाज इन 1600 एंड विद इन 8 years व्हाट हैपेंड. मैंने आपको बताया था, वी टॉक्ड अबाउट इट, कि पोर्चुगीज इंग्लिश से लड़ पड़ते हैं, तो पोर्चुगीज वर गिविंग टफ रेजिस्टेंस टू इंग्लिश. इंग्लिश ने सोचा अगर ऐसे तो हम लड़ते ही रह जाएंगे, अब ऐसे तो पैसे कब आएंगे हमारे पास. दे थॉट कि चलो ऐसा करते हैं कि कुछ अलग सा, क्या करते हैं, कुछ तूफानी है, दैट इज गुड टू, एक अपना ही खोल लेते हैं किसी और को. जैसे हमें घर से प्रिविलेज मिले, इनसे भी प्रिविलेज ले लेते हैं. तो ऐसा करने के लिए कंपनी क्या करती है,
एज एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स वन, अब जेम्स वन के राजे के एम्बेसडर के तौर पे, देखो इससे पता लगता है कि कैसे दखल अंदाजी शुरू से थी. दिस शोज हाउ फ्रॉम द बिगिनिंग ब्रिटिश वर इंटरफेयरिंग इनटू लोकल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. अब विलियम हॉकिंस, मैंने हॉकिंस कुकर आपको बताया था, याद करवाया था. अगर आपको नहीं याद, प्लीज गो बैक एंड टू मुगल लेक्चर और वहां पर एक बार इसको सुनिए दोबारा जाके. और विलियम हॉकिंस एज एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन जहांगीर की कोर्ट में जाता है. ठीक है जी, आपको इसके लिए मुगल्स का लेक्चर 1 पहला लेक्चर सुनना पड़ेगा हमारा. तो वहां पर जाके उससे फरमान ले लेता है. ही obtains a फरमान फ्रॉम हिम टू ओपन द फैक्ट्रीज. What are factories? I have told you like twice already. This time I'm telling you third time that factories are the trading depots at various places on west coast. ये भैया सीधी सी बात है, डिपू है. जैसे होते हैं ना सरकारी डिपू, ये डिपू है जहां पर सामान इकट्ठा करके रखा जाता है, जैसे ट्रेडिंग की जाएगी. गोडाउन है किस्म का, ये फैक्ट्री नहीं है, कारखाना नहीं है. ठीक है जी. नो एज एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन मेक्स ओपन, वो उससे फरमान इशू करवा लेता है, लेकिन लिमिटेड सा फरमान है, फुल फ्लेज फरमान नहीं है. तो फाइनली एंड देन व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस, इफ यू सी दिस पॉइंट ओवर है, पोर्चुगीज लूज इन द बैटल ऑफ स्वैली होल इन 1712 नियर सूरत. एंड इट इज फ्रॉम हेयर दैट मॉडर्न इंडियन नेवी, जो आजकल की हमारी नेवी है, उसकी रूट स्टार्ट होती हैं. कैप्टन बेस्ट का काफी बड़ा रोल रहा था पोर्चुगीज को हराने में यहाँ पे. अब पोर्चुगीज आर कन्फाइंड टू गोवा, दीव एंड दमन इस टाइम पर आके. तो इफेक्टिवली जो पोर्चुगीज रूल है इंडिया में वो खत्म हो चुका है. आपको गोवा, दमन, दीव की लोकेशन इंडिया में पता होनी चाहिए. नहीं पता तो प्लीज डोंट आस्क मी हियर, कम ऑन. ये सब आप मैप खोलिए जाके, जो एटलस खोलिए साथ में. ठीक है जी. यहाँ फिर ओके, लेट मी टेल यू नाउ. सो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. ऑलमोस्ट हेयर. It's not outside, right? It's just on the land. This is Diu and almost here this part. This is Daman. These might not be the exact locations. Okay, and obviously you people know where Goa is. And 1667 में क्या हुआ? English gave up all the claims to Indonesia and Dutch, and they agreed to leave alone English settlement in India. 1667 में जाके आपस में होता है. इंग्लिश कहते हैं ठीक है भाई, वो कहते हैं, मैंने कहानी आपको सुनाई थी कैसे लेक्चर, इसे 6th लेक्चर में भी, कि ठीक है. डच कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, हमें तो चाहिए नहीं इंडिया, हमें तो इंडोनेशिया दे दो. और इंग्लिश वाले कहते हैं हाँ आप जाओ इंडोनेशिया में खुश रहो, हमें तो इंडिया चाहिए, हमें तो पैसों से मतलब है. दोनों खुशी शांति होगी. लेकिन ब्रिटिश के लिए आगे क्या हुआ? ब्रिटिश ने का कंट्रोल हो गया, डच से आगे निकल गए. ठीक है जी. तो हम ये भी पढ़ेंगे अभी इसके अंदर आगे लेक्चर में कि कैसे ये सबको हटाते हैं. मैं आपको सारी बैटल्स कंपाइल करके भी दूंगा. तो 1611 के अंदर क्या होता है? फर्स्ट फैक्ट्री खुलती है साउथ इंडिया के अंदर एट मसूलीपट्टनम. सो द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इज एट मसूलीपट्टनम. डच की फैक्ट्री भी इंडिया के अंदर सबसे पहले मसूलीपट्टनम ही खुली होती है. लेकिन मसूलीपट्टनम जो है, इट इज नॉट, मसूलीपट्टनम इज अ प्लेस नियर विशाखापट्टनम. ठीक है जी. उससे हल्का सा नॉर्थ में है प्रॉब्ली, और इट्स वेरी नियर टू विशाखापट्टनम. और 1613 के अंदर अगर देखें, फर्स्ट मुगल अंपायर के अंदर इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली थी, और वो थी सूरत के अंदर, क्योंकि जो मसूलीपट्टनम था वो मुगल अंपायर के अंदर नहीं था. तो पेपर में ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि फर्स्ट फैक्ट्री कहां थी, फर्स्ट फैक्ट्री मुगल अंपायर कहां थी. और 1615 की बात करें, अब क्या हुआ? चलते चलते दे वर नॉट हैप्पी विद द कंसेशन गिवन बाय जहांगीर. अरे क्या जहांगीर, तुमने क्या किया? ये हमें वेस्ट कोस्ट पे थोड़ी सी पोस्ट खोलने दी, ऐसे थोड़ी ना बात बनती है. ऐसे ब्रिटिश अपने मन में सोच रहे थे. तो अब क्या करते हैं, वो हम अपने एम्बेसडर दूसरे को भेजते हैं, जिसका नाम क्या है? रो. मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला? हॉकिंस का कुकर टूट गया था, वो रो पड़े. तो दो मैंने उस टाइम इकट्ठे बताए थे, मैं उनकी डिटेल में बता रहा हूं कि पहले हॉकिंस जाता है, फिर रो गया. एंड रो क्या करता है? ही गेट्स द फरमान टू ट्रेड एंड एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन ऑल पार्ट्स ऑफ मुगल एम्पायर. पूरी मुगल सल्तनत के अंदर कहां भी जाके फैक्ट्री खोल लो. बहुत बड़ी बात हो गई है. एंड दिस इज, यू मस्ट रिमेंबर दिस. ना 1630 आ गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज खुल गया जी. फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां है? मेड्रॉस के अंदर. रट्टा मारो इस चीज का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आने के लिए. मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ जाएगा आपको. 5 ये दे देंगे फोर्ट्स, और कौन सा कहां पर है. तो यहीं पर इंडिया की पहली मॉडर्न म्युनिसिपैलिटी जिसको आप कहते हैं म्युनिसिपैलिटी हिंदी में जिसे आप कहते हैं, खुली थी
एंड ऑब्वियसली दैट वाज मच लेटर, राइट। वो अभी क्यों खुलेगी 1684 में? आप सोच सकते हैं यहाँ क्यों खुलेगी। वो इन्होंने यहाँ पर फोर्टिफिकेशन की ब्रिटिशर्स ने। अभी म्यूनिसिपैलिटी खुली होती क्यों? सिविक कम्युनिटीज लाने के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, है ना, सीवेज की, सड़कें की, छोटी छोटी जो बातें हैं। तो ब्रिटिशर्स को बेटर इंप्रूव करना था एरिया अपना जहां वो खुद रहते थे। और फिर अल्टीमेटली 1662 में क्या होता है? पोर्चुगीज क्या कहते हैं? आइलैंड ऑफ बॉम्बे दहेज में, डाउरी में दे देते हैं। किसको? किंग चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड को एज डाउरी। क्यों? उन्होंने पोर्चुगीज की किसी रानी से शादी कर ली होती है वहां के राजे ने, तो कहते हैं जाओ दहेज में मुंबई दिया तुम्हें। ये है मुंबई की हिस्ट्री। और फिर अंग्रेज और भी बदतमीज इंसान ये क्या करते हैं? वो डू दीज पीपल टू ब्रिटिशर्स, दे गिव दैट मुंबई टू दिस कंपनी ऑन रेंट। That's how it goes. Now, let's move ahead. Now, let's talk about story of Bombay, Calcutta, Bengal, and other areas, right? How Bombay, as I said, dowry की तौर पे मिला था in marriage of King Charles II, which was given to East India Company at an annual rent of £10 in 1668. Remember, this is 1668. Now, it's not still into 1700 or 1800. Gerald Ongier, as you might like call it, helps in development of Bombay Presidency. Bombay Presidency को डेवलप करने में जेराल्ड ऑन्गियर नाम के इंसान का बहुत बड़ा रोल था। रिमेंबर दिस नेम, दिस इज इंपॉर्टेंट नेम। ये आ सकता है आपके पेपर में, वैसे जेराल्ड ऑन्गियर आ सकता है, खास करके जो अगर आप यूपीएससी के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, आईएएस की तैयारी के लिए, फिर तो ये नाम आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी बैंकिंग वगैरह के पेपर में भी आ सकता है ये। तो अब ईस्टर्न कोस्ट फैक्ट्रीज की बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ देखो जी, ये है हमारी ईस्टर्न कोस्ट। अगर आप मैप पर देखें, देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा कर्सर घूम रहा है रेड कलर का। तो यहाँ पे ये इस तरफ इनकी ईस्टर्न कोस्ट की तरफ फैक्ट्रीज है। कौन सी फैक्ट्रीज हैं? बालासोर है, ये उड़ीसा के अंदर है, यहाँ पर दिख नहीं रही है। फिर उसके बाद पटना के अंदर इनकी फैक्ट्री थी, हुगली के अंदर थी, हुगली, ये रहा हुगली, राइट। और कासिम बाजार के अंदर इनकी फैक्ट्री थी। इनको जमींदारी राइट्स भी मिल जाते हैं, कहां के? 3 जगहों के, गोविंदपुरी, सूतानती और कालीकता। प्लीज रिमेंबर दीज 3 नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जमींदारी राइट्स कहां के मिलते हैं ब्रिटिशर्स को? सबसे पहले गोविंदारी, सूतानती और कालीकता, ये कैलकटा के अंदर है। ये तीनों मिलकर ही आगे जाके कैलकटा बनाएंगी। इससे पहले मैं आपको बताऊं कैसे बनाएंगी, मैं आपको इनकी लोकेशन दिखाता हूं। आप देख सकते हैं ये सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर, जो जूम्ड इन मैप है ये कैलकटा का, यहां पर आप इसको देख सकते हैं। दिस ओवर हेयर, ये देखिए यहां पे, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होता है, अब आते हैं कैलकटा में। कैलकटा वाज फाउंडेड बाय जॉब चरनॉक, ठीक है जी। तो अब जो जमींदार होता है, यहां पर एक शोभा सिंह होता है, देयर इज अ जमींदार ओवर हेयर हु टर्न्स रेबेलियस, एंड ऑन दिस प्रिटेक्स्ट इंग्लिश से दैट वी वांट टू फोर्टिफाई आवर फैक्ट्री एट सूतानती। सूतानती is what which makes Calcutta later. So Fort William here in this pretext they make Fort William, as I talked about earlier also कि Fort William यहाँ पे बना था कैलकटा के अंदर। बहुत ही सुंदर जगह है, कभी मौका मिले प्लीज सी दिस प्लेस, Fort William, and it was named after King William II which came into existence by 1700. बंगाल के अंदर Sir Charles Eyre, he was the first president of the president, this is not presidency yet but let's call it बंगाल का जो इनका एरिया है ब्रिटिशर्स का फैक्ट्री का, वहां पर फर्स्ट प्रेसिडेंट बना, ठीक है जी। अब इंग्लिश की प्रिविलेजेस कुछ थी उनको औरों को ऊपर मिल रखी, जैसा कि मैंने बात की कि पहले ये हैमिल्टन को भेजते हैं और फिर उसके बाद जो थॉमस रो को भेजते हैं। तो डिफरेंस क्या था इनको और इनकी और औरों के बीच में? एक तो इनको जो ये प्रिविलेजेस मिल गए, ठीक है जी। प्रिविलेजेस क्या मिल गए इनको? दे गॉट फ्री ट्रेडिंग राइट्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। और दूसरी बात, सर थॉमस रो इन 1615 हेल्प्ड इंग्लिश टू गेट फैक्ट्रीज एट अहमदाबाद, आगरा एंड बड़ूच ऑल्सो। ये बैठे हैं सर थॉमस रो, आप इनकी शक्ल को ऐसे अगर याद रखना चाहें, रो रहे हैं। और तो ये हुआ यहाँ पे, ये फर्क था। इनको ट्रेडिंग प्रिविलेजेस जो मिल गई, ना वो पोर्चुगीज के पास, ना डच के पास, ना फ्रेंच के पास, इन्हें मिलती हैं। तो अब फिर आगे क्या होता है इसके अंदर? सी दिस इज लाइक वन एस्पेक्ट ऑफ इट, कीजिए एक तरफ प्रिविलेज मिल रही है लेकिन दूसरी तरफ इनमें और औरों में फर्क आ रहा है। तो व्हाट इज देयर डिफरेंस, विल सी। तो दैट इज वो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। नेक्स्ट इज रॉयल ऑर्डर्स। अब इनको जो ब्रिटिशर्स ने ले लिए, ये उनकी कंपाइलेशन है सारे ऑर्डर्स की। लेट्स टॉक अबाउट देम, आपको ये सारे पता होने चाहिए। सबसे पहले 1608 के अंदर जी हॉकिंस जाता है जहांगीर की कोर्ट में
और ऑब्टेन क्या करता है, फरमान टू ओपन फैक्ट्रीज, मैंने आपको कहा बताया था ईस्टर्न साइड, सॉरी वेस्टर्न साइड की तरफ, ठीक है जी। और थॉमस फिर 1650 में थॉमस रोज आता है और कंसेशन ले आता है, हॉकिंस के ऑब्वियसली साथ लेके जा, क्योंकि हॉकिंस की कंसेशन सब खुश नहीं होते, हॉकिंस साथ लेके जाते हैं। तो वहां पर पूरे इंडिया के मुगल एम्पायर में फिर 1656 के अंदर शाहजहां से जाके ये और ज्यादा प्रिविलेजेस ले आते हैं, कुछ कुछ टैक्स कलेक्शन की, कुछ ऐसी कुछ प्रिविलेज, मुझे अभी यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट मच डिटेल, राइट, व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू इज एनफ। तो फिर 1686 के अंदर क्या होता है, शाहजहां से जाकर जी कुछ प्रिविलेजेस लेकर आते हैं, दैट इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर इन 1656। फिर 1686 के अंदर क्या होता है, औरंगजेब परमिट्स देम टू रिज्यूम ट्रेड। अब औरंगजेब के साथ इनकी लड़ाई हो चुकी होती है इससे पहले 1670s में कहीं, और फिर क्या होता है, वो कहता है चलो ठीक है जाओ ट्रेड शुरू करो, लेकिन हरजाना देके जाएंगे, यू विल पे मी पेनल्टी ऑफ 1,50,000 रुपीज एज कंपनसेशन। फिर 1691 के अंदर कम्स द बिगेस्ट फरमान इज इशू विच because earlier were all small farmans, this is the overall farman, free absolute trade anywhere in India, पास कलेक्शन के राइट्स, ये वो पासिस इशू करने का, ड्यूटी कलेक्ट करने का, सब मिल जाता है। और 1698 के अंदर इनको जमींदारी राइट्स मिल जाते हैं 3 जगहों के, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, आपके लिए ये नाम इंपॉर्टेंट है याद करना। दिस इज कहां कहां के, 3 जगह के, गोविंदपुर, सुल्तानती एंड कालीकता, जो बाद में जाके कैलकाटा बन जाएगा और फिर कोलकाता बन जाएगा। एंड ऑल्सो बिल्ड फोर्ट विलियम अराउंड इट्स फैक्ट्री, दीज विलेजेस सून ग्रू इनटू कैलकाटा, ये विलेजेस होते छोटे छोटे। और फिर द ग्रैंड डैडी ऑफ ऑल फरमान, जो से फारूक सियर से मिलता है, हमारे फेवरेट किंग जी फारूक सियार, जो फारूक सियर फरमान सबसे बड़ा देता है, और उसका प्रिविलेज क्या देता है कि वो कंफर्म करता है कि जो आपको इससे पहले दिया गया 1691 के अंदर, जो फाइनली जो सबसे बड़ा फरमान था, और ऑल्सो गॉट एक्सटेंशन दोज प्रिविलेज इन गुजरात एंड डेक्कन, ठीक है जी। पॉज ऑन दिस पेज फॉर अ वाइल, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए इस पेज के ऊपर, रट्टा मारिए इन सारे फरमान्स का, ठीक है जी। और कुल मिला के ये दीज आर 7, तो यू मस्ट रिमेंबर दीज 7 प्रॉपरली, 7, राइट, ये याद होने चाहिए। पॉज हियर फॉर अ वाइल। नेक्स्ट, सो वी आर रीडिंग अबाउट आउस्टिंग ऑफ पोर्चुगीज, डच एंड फ्रेंच। सबसे पहले इंग्लिश वर्सेस पोर्चुगीज होता है। 1612 के अंदर क्या होता है, पोर्चुगीज जो होते हैं दे लूज इन द नेवल बैटल ऑफ सवैली-होल, ये आपको बता चुका हूं पहले लेक्चर नंबर से पहले वाले में, जो कि कमिंग ऑफ यूरोपियंस होता है। और इंग्लिश वर्सेस डच के बारे में, बैटल ऑफ बेदारा के बारे में, जहां पर डच को वो हरा देते हैं। और फिर फाइनली इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच होता है, बैटल ऑफ वंडी वॉश। इससे पहले वो ब्रिटिशर्स फ्रेंच को बहुत सारी कार्नेटिक लड़ाइयों में भी हरा चुके थे, जिनको एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से भी हम जानते हैं। एंड जो एंग्लो फ्रेंच वॉर्स होती हैं या कार्नेटिक वॉर्स होती हैं, इन्हीं के जीत के कॉन्फिडेंस के ऊपर ब्रिटिशर प्लासी की लड़ाई भी जीत पाते हैं कि हमने वो जीत लिया तो ये तो जीत ही जाएंगे। एंड फाइनली फ्रेंच आर एलिमिनेटेड फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन इंडिया ऑफ फ्रेंच इज ओवर। सो दैट वाज ब्रिटिश, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रेंच। अब फ्रेंच की अगर बात करें सारी ओवरऑल तो क्या हो रहा है, इसके अंदर देखेंगे फ्रेंच एक्चुअली इंडिया के अंदर 1664 में एंट्री मारते हैं और 1760 तक इनका सब चलेगा। और ऑब्वियसली 1760 के अंदर हमने जैसा पढ़ा पहले ही बैटल ऑफ वंडी वॉश हो चुकी है। एंड दे वर लास्ट टू कम एंड फर्स्ट टू लीव, इस बात का रट्टा आपको लगाना चाहिए। एंड जो मिनिस्टर कॉलबर्ट होता है इनका ऑफ लुई 14, लुई किंग है, इनके बारे में भी हम काफी अच्छे से बात करेंगे, बुरबोन्स के बारे में जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। आई विल बी टीचिंग यू वर्ल्ड हिस्ट्री। कब? प्रोबेबली आफ्टर प्रीलिम्स, राइट, दैट विल बी आफ्टर प्रीलिम्स मोस्ट प्रोबेबली। तो लेट्स सी। तो मिनिस्टर कॉलबर्ट ऑफ लुई 14 हु एनकरेज फ्रेंच एंटरप्राइज। ना 1664 के अंदर देखिए फ्रेंच कंपनी जो एक कंपनी बनती है उसका नाम होता है कंपैनी डेस इंडेस ओरिएंटालिस। अब फर्स्ट फैक्ट्री इनकी कहां होती है? इनकी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में होती है। ब्रिटिशर्स की फर्स्ट फैक्ट्री इन मुगल इंडिया वो सूरत, उनकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम थी और इनकी कौन सी है? सीधी सूरत में। इनके जो हेडक्वार्टर्स खुलेंगे वो कहां खुलेंगे? दे विल बी ओपन इन पौंडेचेरी, जहां पर इनको फरमान मिल जाता है, इन्हें भी फरमान मिलता है, पर इनको फरमान मुगल एम्परर से नहीं मिल रहा। दे आर गेटिंग इट फ्रॉम शेर खान लोधी, ही वाज द गवर्नर ऑफ वाईकोंडापुरम, राइट ना। पौंडेचेरी
जो हम इसको आज भी फ्रेंच रिवेरिया ऑफ द ईस्ट कहते हैं, बहुत फ्रेंच आर्किटेक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जब हम कल्चरल हिस्ट्री पढ़ेंगे मेंस के पर्पस के लिए, जिसके अंदर आर्ट एंड आर्किटेक्चर कवर करूंगा मैं, उसके अंदर आई विल बी टीचिंग यू दिस आल्सो। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पर एक मैंने जैसे बहुत इनका फेमस बंदा आया जिसका नाम था डुप्लेक्स। डुप्लेक्स वॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन एंग्लो फ्रेंच वॉर्स के अंदर। ये ब्रिटिशर्स की नाक पे दम करके रखेगा, ही विल ट्रबल ब्रिटिशर्स अ लॉट। But why did French fail? Because they did not have much financial or good management structure as Britishers did. Now, Anglo-French struggle started in South India. Basically, what happened if we talk about South India? In 1565, Vijayanagara Empire was there in South India, which had been overthrown, and some small petty weak states came up. Then what happened? So that was like first step, that Vijayanagara Empire broke up. Number one. Then later Aurangzeb resist British यहाँ पे, but Nadir Shah's invasion exposes the power or decay of power of Mughals, की कैसे मुगल्स खराब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग हैंड ऑफ निजाम उल मुल्क आसफ जाह वाज विड्रॉन आफ्टर डेथ। इसके बाद निजाम उल मुल्क आ गया होता है, वो भी वीक हो जाता है। तो पॉलिटिकली अनसेटल कंडीशंस होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसऑर्गेनाइजेशन होती है, मराठा भी अटैक करते रहते हैं, मुगल के साथ भी लड़ाई है, तो रेस्ट ऑफ साउथ जो, क्योंकि मराठा करते हैं चौथ इकट्ठा करने के लिए, तो इस तरीके से सबको पता है कि साउथ इंडिया जो है वीक हो चुका है। तो इसलिए जो कार्नेटिक का एरिया है उसके अंदर हमारी ये लड़ाई का सारा पार्ट रहेगा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट कार्नेटिक एरिया, इनका जो है वो कौन सा एरिया है। जो इफ यू वांट स्टिल वांट टू सी, आई विल टेल यू, यू जस्ट सी ऑन द मैप, आई विल मार्क दिस एरिया, दिस now this was the area, this thing, this area, this was Carnatic, right, not into sea, right, वो पेन आगे चला गया। तो पोर्चुगीज एंड डच वर नो थ्रेट्स, राइट। पोर्चुगीज डच तो पहले हरा चुके हैं, उससे क्या कहते हैं, बैटल ऑफ स्वाली होल से, बैटल ऑफ बेदारा से डच निकल गए हैं, ठीक है जी। लेकिन अभी भी एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रही है, इनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो साउथ इंडिया में कैसी चल रही है? फ्रेंच वर नाउ ऑलरेडी कंट्रोलिंग चंदरनगर, पौंडीचेरी और उस तरह मॉरिशियस और यूनियन के आइलैंड्स, ठीक है जी, वो भी फ्रेंच के पास थे। तो अब क्या होता है, फ्रेंच वर डिपेंडेंट ऑन फ्रेंच गवर्नमेंट फॉर देयर मनी, ठीक है जी। अब फिर 1742 से 48 के बीच में इनके बेतहाशा, दे फाइट अ लॉट, ऑल द टाइम दे आर फाइटिंग, लूजिंग मैन एंड मनी। 1748 onward, there comes a French governor general whose name is Dupleix, and he shows his brilliance and he controlled Hyderabad and Carnatic through various means. कैसे? Dupleix became the honorary governor of Mughal dominion on the east coast from Krishna river to Kanyakumari। कितना बड़ा एरिया इन्होंने कंट्रोल कर लिया, ठीक है जी। देखिए मतलब पूरा एरिया इसने इसको कंट्रोल कर लिया, यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक। तो अब निजाम ग्रांटेड फ्रेंच एरियाज इन आंध्रा, जिनको नदन सरकार कहते थे, ठीक है। नदन सरकार का एरिया कौन सा होता है, आई विल शो यू, आई जस्ट मार्क इट ऑन दिस पेन। एक्चुअली मैं ये नदन सरकार जो टर्म्स है, ये मैं जब ये स्लाइड खत्म होने वाली होंगी, ये वीडियो खत्म होगी, तब मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। दिस एरिया ओवर है, दैट इज नदन सरकार, ठीक है जी। हल्का सा नीचे रहेगा, या ऑलमोस्ट दिस वन ओनली। तो मुस्तफानगर, एल्लोर, जो नदन सरकार होती है, यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं? MERC, मर्सी। कौन सी हैं? मुस्तफानगर, एल्लोर, राजामुंदरी एंड चिकाकोल। मुस्तफानगर, एल्लोर, राजामुंदरी एंड चिकाकोल। मीनवाइल फ्रॉम ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव अब इनका मेन बंदा आएगा, और रॉबर्ट क्लाइव अगले लेक्चर का जो हम शुरुआत करेंगे वो रॉबर्ट क्लाइव को ही लेकर जाएंगे, ठीक है जी। He was the main player and under him French forces were repeatedly defeated, लेकिन फिर भी Dupleix was making lot of losses to Britishers। तो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल चलता कैसे है? 1754 के अंदर फ्रेंच had fear of losing American colonies and they were having huge losses, and so they Britishers say कि we will not fight with you if you take Dupleix back। इतना डरते थे ये Dupleix से। ये नीचे Dupleix पतला सा बंदा, लेकिन ऐसी की तैसी कर देता ब्रिटिशर्स की लड़ाई में। और 1756 के अंदर जाए, वॉर बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश अगेन ब्रोक आउट एंड इंग्लिश मैनेज टू कंट्रोल बंगाल, ठीक है जी। ये हम पहले इसकी बात कर चुके हैं। और फिर 1760 के अंदर बैटल ऑफ वंडी वॉश होती है। इंग्लिश का जो जनरल आयरी कूट होता है यहाँ पे, इंग्लिश ब्रिटिशर का आयरी कूट होता है, क्योंकि डुप्लिक्स तो चला गया तो लाली को हरा देता है। वो लाली कौन है जी? लाली इज अ फ्रेंच पर्सन, लाली हार जाता है। एंड वॉर एंड्स इन ट्रीटी ऑफ पेरिस, French, that was in 1763,
एंड फ्रेंच टेरिटरी रिस्टोर्ड बट दे कुड नॉट फोर्टिफाई और कीप आर्मी। ठीक है जी, कुछ नहीं, फ्रेंच हार जाते हैं, उनको कहते हैं ठीक है आप ना फोर्टिफिकेशन कर सकते हो, आपको थोड़ा सा एरिया आपका दे दिया जाएगा। ये सब ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंदर हो रहा है। आपको अगर कभी शॉर्ट नोट आ जाए ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंदर, उसके अंदर आप क्या लिखोगे, ट्रीटी ऑफ पेरिस, आई विल मार्क इट फॉर यू, ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है कि एक तो टेरिटरी रिस्टोर्ड, नो फोर्टिफिकेशन एंड नो ट्रूप्स, आप इनमें से कुछ नहीं कर सकते। एंड दे लिव्ड अंडर द ब्रिटिश प्रोटेक्शन, जो फ्रेंच थे इंडिया के अंदर, कहां उनसे लड़ रहे थे, उनकी प्रोटेक्शन में रहते हैं। तो ये हो रहा होता है इनके साथ यहां पे। ठीक है जी, तो आप प्लीज रिमेंबर दिस, 1754, 1756 एंड 1760। तो दिस इज द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन इंडिया, साउथ इंडिया, जिसके बारे में आपसे मैं बात कर रहा था। इफ यू वांट टू सी दिस मैप एक अच्छे तरीके से, तो इसके अंदर क्या हो रहा है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे पहले देखिए जो मैं आपको दिखा रहा था, दिस इज कार्नेटिक का एरिया, दिस मैप ओवर है, दिस इज, आई एम ड्रॉइंग इट फॉर यू, दिस इज कार्नेटिक, राइट। अब कार्नेटिक के अंदर ये छोटा सा मेड्रॉस है, ये छोटा सा मेड्रॉस है, ये उनका है, क्या कहते हैं, ये ब्रिटिशर्स का यहाँ पे एरिया आ जाता है। ठीक है जी, लेकिन दिस इज कार्नेटिक का एरिया। एंड नाउ आई ऑल दिस जो टेरिटरी है यहाँ पे ब्रिटिशर्स की टेरिटरी, इफ यू लुक हियर, दिस इज बंगाल, दिस इज बिहार एंड लेटर ऑन दिस उड़ीसा विल आल्सो गो टू ब्रिटिशर्स। ठीक है जी, तो ऐसे ये ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। ब्रिटिश ऑल्सो ऑक्यूपाई द नदन सरकार, जहाँ पे वो भी चले जाते हैं। ठीक है जी, अब बाकी ये छुटपुट एम्पायर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये दिस इज राजपूत ओवर हेयर, and then we have Maratha territory is so huge, so massive. Yeah, I'll show you. This is Maratha territory. All this blue lines जहाँ पर मार्क हो रखी, this is huge. और नीचे ये साउथ इंडिया में केरला, वहाँ पर त्रावणकोर भी आप देख सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने कुछ लेसन सीख लिए फ्रेंच के साथ लड़ते हुए। देयर वाज एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, सो दे थॉट कि इंडिया में ये एकता की कमी है, तो नेशनलिज्म, देशभक्ति की कमी है, हम इसको यूज कर सकते हैं आपस में इनको लड़वा के। वेस्टर्न ट्रेड इन्फेंट्री, यूरोपियन, और चाहे वेस्टर्न ट्रेनिंग सबको मिल गई हो, चाहे यूरोपियन हो चाहे कोई भी हो, आर्म्ड विद मॉडर्न वेपन्स बैक्ड बाय मिलिट्री आर्टिलरी कुड डिफीट द ओल्ड स्टाइल इंडियन मिलिट्री। देखो ट्रेनिंग दे रहे हो, चाहे इंडियन सोल्जर हो चाहे कोई सोल्जर हो, ठीक है, सबको ट्रेनिंग दे सकते। और अपनी हमारी इंडियन आर्मी जो उस टाइम पर थी, पुराने तरीके की थी, भालों से लड़ रही थी, वो बंदूकों से लड़ रहे थे, वो आप उनको हरा सकते थे। वो इंडियन ट्रेन जो सोल्जर है वो यूरोपियन सोल्जर की तरह नहीं होता। इंडियन सोल्जर के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, तो वो उसको हायर किया जा सकता है। जो ये नेशनलिज्म की फीलिंग थी जी, कुछ हद तक 1857 के रिवोल्ट में आएगी, और फिर नेशनलिस्ट जो थे इंडिया के, उन सब की वजह से ये बढ़ जाएगी। और अल्टीमेटली दिस बिकम वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कि इंडियन आर्मी में, इंडियन सोल्जर्स में, और फिर इंडियन ब्यूरोक्रेसी में, जिसको स्टील फ्रेम कहा गया था 1947 तक, ये ताकत आ जाती है, नेशनलिज्म जाग जाता है, और फिर वो ब्रिटिशर्स को समझ आ जाती है कि अब हम लड़ नहीं सकते। लॉट ऑफ पीपल आई सी, मेरे को मतलब मैं कई जगह पढ़ता भी, वो कहते हैं जी इंडिया तो इसलिए आजाद हो गया क्योंकि ब्रिटिशर उलझ गए वर्ल्ड वॉर 2 में। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज लाइक वन of the reasons. You cannot say that was only the reason, or that was the reason, that was the only reason. There were many reasons, and one of the factors was nationalism, and yes, that also contributed. Now other foreigners in India, हाँ और भी आए थे, पोर्चुगीज, डच, लूट, बाजार लगा, लूट लो सारे, आ जाओ। और भी आए थे, कौन आए थे जी, ऑस्ट्रिया आया, डेनमार्क आया। ऑस्ट्रिया वाली की कंपनी का नाम था ऑस्ट्रियन कंपनी, और देखो जी दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और इंग्लिश, डच और फ्रेंच इकट्ठे होकर सारे ही हरा देंगे इनको, ऑस्ट्रिया वालों को। कौन जो पहले आए थे, देखो ना, इंग्लिश, डच और फ्रेंच, ठीक है ना, पोर्चुगीज तो पहले ही भाग गए, तो बचा कौन, डच, इंग्लिश और फ्रेंच, PDEF ऐसे आए थे ये। डेनमार्क के अंदर सीरमपुर, डेनमार्क वाले अपनी सीरमपुर के अंदर सेटलमेंट भी बनाते हैं। ये इंडिया इन 1765 का मैप है, ये मैं मैप आपको पहले भी इसके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जस्ट वांटेड टू शो यू दिस मैप, ठीक है जी। नाउ आप देख सकते हैं इसके अंदर वही जो त्रावणकोर, कार्नाटिक एरिया, बहुत बार बता चुका हूँ, बंगाल का एरिया और राजपूत, so we have talked about all this, ठीक है। and just want to, if you want to see राजपूत, उस तरफ भावलपुर का एरिया भी है, उधर ऊपर सिक्स देख सकते हैं आप, ऊपर कश्मीर है, इस तरह आउद, इस तरह अवध का एरिया है। तो नेक्स्ट टेबल, अब ये टेबल ऑफ फोर्ट्स आ गया। आप इसके ऊपर पॉज कीजिए वीडियो को, जहां पे जरा किसके ऊपर रट्टा मारिए। एंड 1608 के अंदर डच थे, इनकी फैक्ट्री इन्होंने खोली, इन्होंने फोर्ट बनाया था सेंट डेविड, ठीक है जी। ये कडलौर में बनाया था, नियर चेन्नई,
डच का था डेविड, डच डेविड, रिमेंबर दिस। ब्रिटिश जॉर्ज तो आपको पता है उनका राजा था, ये मेड्रॉस की तरफ। फर्स्ट पोर्चुगीज एंड देन ब्रिटिश, ठीक है जी। बॉम्बे कासल को कंट्रोल करेंगे बॉम्बे में। ब्रिटिश ने एक और जगह बनाई थी, उसका नाम था फोर्ट विलियम, ये बंगाल के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है यहां पर एक चीज है जिसे कहते हैं ब्लैक होल, ठीक है जी, ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। यहां पर ब्लैक होल एक्चुअली स्लैंग होता है आर्मी की भाषा में जेल के लिए, सारी आर्मी के अंदर कुछ ना कुछ स्लैंग्स होते हैं जेल के लिए, यहां पर ब्लैक होल कहा जाता है। सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स को पकड़ के इसके अंदर भर दिया था और 123 लोगों को भरा था और कुछ ही सिर्फ जिंदा बाहर आ पाए थे, 25-30 ही लोग बाहर आ पाए थे जिंदा उसमें से। इट इज कॉल्ड, तो ब्रिटिश ने इसको यहां पे ब्लैक होल कहना शुरू कर दिया, ठीक है जी। So that's it. तो question of the day is discuss how Britishers subdued other European powers who wanted to control India. इसके आंसर में you have to discuss it all, Portuguese, Dutch, English, English themselves there, and French and all the wars and treaties and whatever you can, right? 10 marks, 150 words. अपने आंसर मुझे भेजिए fantasticfundas@gmail.com पे, और आंसर शुड बी ओनली बी इन पीडीएफ फॉर्म, हमेशा से मैं कहता हूँ, और पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आंसर की, मैं तभी चेक कर पाऊंगा, और यू कैन टाइप इट ऑल्सो एज यू वांट इट। अगर आपने मुझे आंसर भेज दिए हैं, मेरे पास बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, इट इज टेकिंग मी सम टाइम टू चेक, देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर, आई विल चेक देम, बट यू प्लीज कीप राइटिंग आंसर्स, ठीक है जी। अब प्रीलिम का पेपर भी थोड़ा सा दूर हो गया, तो व्हाई डोंट यू राइट आंसर्स। खैर, तो टेबल ऑफ कंटेंट फॉर नेक्स्ट लेक्चर इज मैं आपको ओवरऑल व्यू दूंगा कि 1765 से लेकर 1857 तक एक बर्ड्स आई व्यू दूंगा कि मोटा मोटा मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा था। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट रॉबर्ट क्लाइव, एंड देन देयर इज this will be beautiful lecture 9 है जो आप मजे आ जाएंगे आपको सुन के, and that will be about Warren Hastings also। तो वो प्रॉपर गवर्नर जनरल्स के अंदर हम एंट्री मार लेंगे, and that will be प्रॉपर जो एक ऐसी हिस्ट्री जिसके लिए all of you are waiting, right? So that's it, and subscribe to our channel if you like our videos, and for the rest of the updates on our channel, and see I'm not charging you any money, मैं हमेशा कहता हूँ for history, और मैं आपको कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ पूरी हिस्ट्री की सीरीज के लिए, 1 रुपया भी किसी से। So प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप इसे ट्विटर पे, फेसबुक पे, जगह जगह आप शेयर कीजिए, जस्ट टॉक टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो अबाउट दिस, और कोई भी क्वेश्चन, कमेंट, ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन हो, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन नीचे, ठीक है जी। एंड सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।